हेलो एंड वेलकम टू एलन ऑनलाइन। मैं हूं खुशी पारेख और आज मेरे साथ हैं दो चेहरे जो ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि हर कदम पर साथ साथ चलते भी हैं। एक जैसे सपने, एक जैसे इरादे और एक ही मंजिल, जेईई। बचपन से लेकर जेई सिलेक्शन तक इस जर्नी में ये एक दूसरे के साथ बने रहे और इनके परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी की बात आखिर क्या हो सकती है कि दोनों बेटियों का सिलेक्शन एक ही बार में हो जाए। तो चलिए जानते हैं उनसे कि उनका सपना हकीकत कैसे बना। प्लीज वेलकम भाव्या तिवारी एंड आद्या तिवारी। Thank you, ma'am. Thank you. Congratulations, beta, first of all. And please introduce yourself. My name is Bhavya Tiwari and I am from Kanpur, UP. I have secured a seat at ECA branch in NIT Kurukshetra. Hello, ma'am. I am Adya Tiwari from Kanpur, UP. I have got CS Core Computer Science and Engineering at VIT Bhopal. Wonderful. So सबसे पहले मुझे बताओ कैसी फीलिंग है ये, कैसा आप महसूस कर रहे हो अभी? ग्रेट फीलिंग है, इतना अच्छा लग रहा है कि फाइनली एक कॉलेज में गए हैं। मतलब जो मेहनत करी है वो दिख रही है, फाइनली वो रिजल्ट में कन्वर्ट हुई है और स्पेशली मतलब खुशी इतनी हो रही है कि कभी कभी रोना भी आ जाता है सोच के। ग्रेट। सो बेटा, जे प्रिपरेशन कैसी रही आपकी? मतलब इसको अगर मैं सम अप करूँ तो क्या कहना चाहोगे इस पूरी तैयारी के बारे में? जेई प्रिपरेशन जो रही है उसमें अगर 3 कीवर्ड्स कहें तो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है और हार्ड वर्क है। ये पूरा ओवरऑल जेई का जो जर्नी रही है वो इन तीनों पर बेस्ड रही है। आद्या, आप क्या कहोगे? के लिए तो सबसे बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है जो बीच बीच में हिलता था, पर पेरेंट्स के सपोर्ट से, सिस्टर के सपोर्ट से, एनवायरनमेंट जो एलन ने दिया उससे एक पॉजिटिव माइंडसेट बना और डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स, हार्ड वर्क और जो भी प्रैक्टिस करते रहे तो उसकी वजह से ये इस समय हम अच्छे कॉलेज में हैं। वंडरफुल। अच्छा, पूरी तैयारी आप लोगों ने साथ साथ की? यस मैम। तो क्या रूटीन रहता था? कैसे साथ में पढ़ते थे? या एक जना कुछ और पढ़ रहा है तो क्या दूसरा कोई और टॉपिक्स कवर करता था? थोड़ा बताओ मुझे। यस मैम, ऐसा होता था, सुबह उठते थे, ऑब्वियसली एक पता हम लोग को क्लास का शेड्यूल मिल जाता था कि इस समय क्लास है, तो ओवरऑल फिर प्लानिंग कर लेते थे कि इतने बजे, जैसे मान लीजिए 8 बजे से क्लास है तो सुबह 6 बजे उठेंगे, फिर 7:45 तक पढ़ें, फिर उसके बाद क्लास के लिए बैठे, क्लासेस अटेंड की दोपहर तक, फिर खाना वगैरह खा के फिर वापस से पढ़ने बैठ गए और फिर उसके बाद शाम को थोड़ा रिलैक्स किया, म्यूजिक वगैरह सुना, बुक्स रीड किया और फिर उसके बाद फाइनली रात में 9, 10, 11 बजे तक पढ़ के फिर सो गए। तो बीच में हम लोग उठते थे तो हम लोग एक लिस्ट बना लेते, हम लोग के पास पर्सनल डायरी थी, उसमें लिस्ट बना लेते थे कि ये आज कंप्लीट करना है। मतलब ये नहीं, अनरियलिस्टिक नहीं, जो अचीव हो सके वो गोल बनाते थे कि ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये उसके क्वेश्चंस करने हैं, जिससे पता रहता था कि ये हम लोग का होता जा रहा है। और जो नहीं होता था, जो डाउट आता था तो उसको फिर से रिवाइज करते थे, टीचर से पूछते थे, तो ऐसे पूरा दिन होता था। अच्छा, एक चीज बताओ, जब भी दो लोग किसी चीज की साथ में तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत टाइम ऐसा आता होगा जब वो रियलिस्टिक जो लिस्ट है, हाँ। उसपे एक जना बोलता होगा ठीक है आज के लिए इतना हो गया, अभी रहने देते हैं। तो कौन उसे पुश करता था? वो हर ही दिन अलग अलग रहता था, कभी मेरा पूरा हो जाता था, कभी इसका पूरा हो जाता था। और साथ में हम लोग का क्या था रूटीन में कि जैसे सेल्फ स्टडी करने बैठे, स्टॉप वॉच चला ली तो ये हर दिन पता रहता था कि इतने आवर्स सेल्फ स्टडी कर ली, जैसे क्लासेस के अलावा, तो वो टोटल फिगर पता चल जाता था कि कितने आवर्स स्टडी की, तो उससे भी मोटिवेशन रहता था कि कल इतना ही पढ़ना है या इससे थोड़ा कम पढ़ना है, बट अप्रॉक्स कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए उतना पढ़ना। अगर कोई फंक्शन हो गया, कोई वो टाइम नहीं मिल पाया तो उसका अगले दिन या संडे को कवर कर लेते थे, क्योंकि संडे को अप्रॉक्स मतलब ज्यादातर पेपर्स होते थे तो 3 घंटे पेपर, बाकी अपना जो कवर करना होता तो वो करते थे। एक दूसरों को मोटिवेट करता था, वो दूसरे वाला पहले को मोटिवेट करता था, ऐसे ही चलता था। ओके, अगर स्ट्रेंथ और वीक एरियाज की बात की जाए तो भाव्या, सबसे पहले आप बताओ क्या स्ट्रेंथ थी इस पूरी जेई प्रिपरेशन में और वीक टॉपिक्स कौन कौन से थे? स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ थी कि डिसिप्लिन में रहना और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना,
और ऑब्वियसली पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि कई बार ऐसा आता था कि डिप हुआ बट अगर उसको कंटिन्यू रखना है उसी कंसिस्टेंसी के साथ तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता था। तो खुद को कंट्रोल करके रखना कि विद इन 5 to 15 मिनट्स वापस से अगर गिरे हो तो वापस से खड़े हो जाओ और अपना काम करने लगो। और वीक टॉपिक्स इनिशियली जब स्टार्ट किया था तो मैकेनिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह वीक टॉपिक्स थे, बट फाइनली एंड जब तक कोर्स फिनिश हुआ तब तक फिर वो सारे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में कन्वर्ट हो गए थे, सब समझ में आता था फिर उसमें। व्हाट अबाउट यू आद्या? मेरे लिए सबसे पहले कंसिस्टेंसी था जो बीच में हिलती थी, लेकिन फिर से वही पॉजिटिव माइंडसेट वहाँ पे आता था कि उसको अपने को बार बार समझाओ कि हो जाएगा, गिरो फिर से उठो, फिर करते रहो उसको। रोते थे इधर उधर गुस्सा दिखा लिया पेरेंट्स के ऊपर, फिर उसके बाद फिर से लगते थे पढ़ाई में। वीक टॉपिक्स की बात की जाए तो मेरा तो ऑर्गेनिक था, मैकेनिक्स आता ही नहीं था समझ में। वो जब से कोर्स कंप्लीट किया, सिलेबस कंप्लीट किया, उसकी प्रैक्टिस करते गए, क्योंकि उसमें मुझे कंसेप्ट नहीं उसका समझ में आते थे, लेकिन एलन की वजह से जो जैसे टीचर्स ने पढ़ाया उससे कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे से हुई। क्वेश्चंस वो बोलते तो वो करो प्रैक्टिस, तो वो वीकनेस सीधे स्ट्रांगनेस में बदल गई हम लोग की। तो दोनों ने मुझे अपने अपने वीक टॉपिक्स बताए, इनको ओवरकम कैसे किया? ओवरकम करने के लिए जैसे टीचर्स बताते थे कि ये मॉड्यूल सॉल्व करो, ऑब्वियसली वो मॉड्यूल सॉल्व करी, उसमें भी मतलब मॉडर्न मतलब मीडियम से लेकर डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते थे, तो पहले उसको ऑर्डर वाइज सॉल्व करो। टीचर्स बता देते थे ये आज टॉपिक पढ़ाया तो इसके ये क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करो। फिर उसके डाउट आएगा उसको क्लास में पूछ लिया, और फिर उसके बाद अलग से फिर जब फाइनली कोर्स फिनिश होने लगा तो प्रैक्टिस शीट्स मिलने लगी जिसमें ओवरऑल चैप्टर वाइज भी था और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी था, तो उसको प्रैक्टिस करके टाइमर के साथ फिर वो सारे जो वीक टॉपिक्स थे वो फिर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट हो गए फाइनली। आद्या ने कैसे ओवरकम किया? वही प्रैक्टिस करते रहे पहले कई सारे, क्योंकि फॉर्मूलेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन से। फॉर्मूलेस की बुक थी वो बहुत हेल्प करी, उससे बार बार फॉर्मूलेस रिवाइज करते थे, लिखते थे 10 बार कि घुस जाए दिमाग में, वो करते थे। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, जैसे भाव्या ने बताया सर हम लोग को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे देते थे जिससे उसको प्रैक्टिस करते थे टाइमर के साथ। रेस बुक थी उसमें थोड़े से ईजियर सवाल तो उसको स्पीड में कर देते जिससे वो स्पीड भी बनती रहे, एक्यूरेसी उन टॉपिक से बनती थी जो थोड़े हार्ड थे उससे एक्यूरेसी बनती थी, और जो रेस वाले क्वेश्चन से उस पर स्पीड बनती थी। ओके अच्छा बेटा, अब जैसे ऑनलाइन आप पढ़ रहे थे तो लाइव क्लासेस अटेंड करनी है तो प्रॉपर एक उसका रूटीन था, राइट? यस, कुछ स्पेसिफिक सेल्फ स्टडी भी करनी होती थी, तो दोनों को साथ में कैसे मैनेज किया? टाइम मैनेजमेंट कैसा था इस पूरी जर्नी में? टाइम मैनेजमेंट वो जो स्टॉप वॉच का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था कि क्योंकि एक्चुअली अगर आप टाइम मेजर करो तो आपको पता चलता है आपने कितना टाइम किसी और चीज में मतलब अगर जैसे है कि अगर टीवी देखने मान लो रिफ्रेशमेंट के लिए बैठ गए और अगर आपको नहीं पता कि आपने कितना पढ़ लिया है, तो वो हो सकता है वो 30 मिनट्स के लिए देखने बैठे हो लेकिन वो 2 आवर्स तक चला गया। तो स्टॉप वॉच जो रहती थी, जैसे सर ने बताया था कि स्टॉप वॉच लेके बैठो तो उसे पता रहता था इतने आवर्स पढ़ लिया और इतना कवर कर लिया, क्योंकि जो पॉइंट्स के कारण तो उससे पता रहता था। एंड फिर उसके बाद क्योंकि पता है कि टाइमर खुद को दिन के आखिरी में लगना चाहिए कि हाँ आज अच्छा और किया, पिछले दिन से बेहतर किया है, तो उसके लिए फिर मोटिवेशन रहता था। तो सेल्फ स्टडी और क्लासेस उसी से मैनेज करते थे। ओके यस आद्या। मेरे लिए टाइमर इम्पोर्टेंट था, उससे एक मोटिवेशन मिलता था कि इतना पढ़ लिया, मतलब वेल डन सोते समय बोलते थे कि मतलब अच्छा लगता था, जिससे एक सुबह एक फिर वही स्टार्ट हो सके, ये नहीं कि अगले दिन बोले छोड़ो नहीं करना, ऐसा नहीं होता था। और फिर साथ में जब क्लासेस खत्म होती थी तो एक हम लोग को शेड्यूल पता रहता था कि इस दिन ये करना है, तो पहले वो टॉपिक्स करते थे तो उस दिन क्लास में समझा दिए गए, फिर जो बैकलॉग था उसको कवर करते थे, फिर रात में क्वेश्चंस या फिर थ्योरी पढ़ते थे, तो ऐसे मैनेज होता था। ओके सो अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो आने वाले जितने भी जेई एस्पिरेंट्स हैं उनको अगर एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो तो वो क्या दोगे?
मेरे हिसाब से पीस ऑफ एडवाइस है डिसिप्लिन में रहना, वो जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन, वो स्टॉप वॉच और वो नोट्स मेरे लिए वही काम करते थे कि मुझे डिसिप्लिन में रखें, ताकि अगर अगले दिन उठो तो आपको पता हो कि आपको क्या करना है। क्योंकि कंसिस्टेंसी भी तभी आएगी जब आपको पता होगा क्या करना है और आप डिसिप्लिन में रहो। नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको अगले दिन क्या करना है। एग्जैक्टली। मेरे लिए वो लिस्ट बनाना है कि ये टॉपिक्स आज कवर होने हैं, क्योंकि अगर वो आपको पता नहीं रहेगा तो आप कुछ भी रैंडम पढ़ोगे, उससे आपका टाइम वेस्ट भी होगा और आपकी एफिशिएंसी भी डाउन होती रहेगी। तो सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाना अपने लिए, और फिर सबसे पहले एनसीईआरटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 12 बोर्ड्स में भी काम आती है और जेईई में तो ऑब्वियसली काम आती है। और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्योंकि उस अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस ही मिलेंगे। फॉर्मुलेज और थ्योरी भी एक पार्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको इस एक तो स्पीड आती है, एक्यूरेसी का पता चलता है और आपको पता चलता है आप उन टॉपिक्स में कहाँ लैग कर रहे हो या कहाँ स्टैंड कर रहे हो, तो आप उसके हिसाब से अपने आगे का प्लान कर सकते हैं, वही टू डू लिस्ट बनाना। एब्सोल्युटली। तो सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन इज व्हाट द मैटर्स द मोस्ट। ऑलराइट, सो भाव्या, नाउ यू टेल मी, इस पूरी जर्नी में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आया जिसके बाद आपको लगा कि अब तो जेईई क्रैक हो जाएगा? यस मैम, आया। जैसे कि मैंने शुरू किया था जुलाई में कोर्स, तो मुझे उस समय एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेईई मेन जो 1 होने वाला जनवरी अटेम्प्ट तक, तब तक क्या होगा। एंड फाइनली जब मैं धीरे धीरे करते गए टीचर्स के हिसाब से, एंड फाइनली आई रियलाइज कि दिसंबर के स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो मुझे इतना टाइम मिला रिविजन के लिए कि मैंने केमिस्ट्री 2 बार रिवाइज कर लिया इन डेप्थ। तो तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब जेईई में मैं कर सकती हूँ। वंडरफुल। अच्छा आद्या, इस पूरी जर्नी में ऐसी कौन सी हैबिट्स थी या माइंडसेट था जिसकी वजह से आज सक्सेस को हासिल किया आपने? पॉजिटिव माइंडसेट इनिशियली आता नहीं है, वो बनाना पड़ता है, क्योंकि बीच में आप रोकोगे भी, इधर उधर रोगे भी कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन फिर पेरेंट्स की हेल्प से, आपके जो सिबलिंग्स हैं उन्होंने भी करा, वो ये मुझे बहुत हेल्प करती थी इसमें कि ये करो करो, ऐसी डायरेक्शन देती थी कि ऐसे करो, टीचर से बात करो, वो बहुत मोटिवेट कर देते। सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट रखना। फिर हैबिट्स में आप बोल सकते हैं कि कोई आपकी इंजॉयमेंट की चीज़ ज़रूरी है आपके जेईई प्रिपरेशन में, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, इंस्ट्रूमेंट बजाना हो या ड्राइंग हो। मैंने इसी जेईई प्रिपरेशन में मैंने पोएम्स की हैबिट डेवलप करी, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन डेवलप हो गई थी। तो मैं जब भी स्ट्रेस में होती थी तो एक कोई भी लाइन या कोट लिख लेती थी, या फिर मन नहीं कर रहा था तो पढ़ने का, अपनी पोम्स ही पढ़ लेती थी। तो वो मैं मोटिवेशन की पोम्स लिखती थी, तो वो एक मेरे लिए बूस्टर का काम करती थी कि अब ये सब छोड़ो, पढ़ना है तो पढ़ने बैठो। वंडरफुल। तो सैक्रिफाइसेस जो बच्चा करता है उससे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये था कि उन्हीं चीजों से आप मोटिवेट हो और बैक टू स्टडी आप चले जाओ, राइट? वंडरफुल। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताओ, ऑनलाइन कोई भी बच्चे पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारी मिथ्स होती हैं अपने माइंड में, तो ऐसी कौन कौन सी मिथ्स हैं जिसको आप बस्ट करना चाहोगे अभी उनके लिए? एक सबसे पहली जो मिथ मुझे ये थी कि ऑनलाइन में मे भी हो सकता है कि आपको क्योंकि टीचर आपके सामने है तो आपके डाउट्स ना क्लियर हो। बट जब एलएन डिजिटल से जुड़ी और फिर उसमें क्लासेस अटेंड करने लगी तो पता चला कई सारे ऑप्शन हैं आपके डाउट क्लियर करने के। या तो आप जैसे जब सर पढ़ाना है तो लाइव क्लास में ही सर से पूछ रहे हो तो वो तुरंत डाउट सॉल्व कर देते हैं, या तो अगर आपको जैसे बाद में कभी डाउट आया तो आपने एलएन ऐप में डाउट फीचर ऐप है तो उसमें आपने भेज दिया तो विद इन 24 आवर्स आपको जवाब आ जाता था आपके क्वेश्चन का। और जैसे कि स्पेशली जब जेईई एडवांस की क्लासेस चला रहे थे तो क्या हो रहा था कि उन्होंने स्पेसिफिक टाइम दे रखा था कि पूरे समय सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग स्लॉट में तीनों सब्जेक्ट्स की रिवीजन क्लासेस चल रही थी और डाउट सेशंस। तो उस डाउट सेशन में आप चाहे ऐप में पूछो चाहे लाइव क्लास में आके पूछो, आपको तुरंत जवाब मिल रहा था। तो सबसे बड़ी मिथ आपके अकॉर्डिंग ये है कि डाउट्स ऑनलाइन में भी इंस्टेंटली केटर हो सकते हैं, राइट? व्हाट अबाउट यू आद्या? तो मेरे लिए था कि ऑफलाइन में हम लोग जाते थे, अगर ऑफलाइन बच्चा करता है तो उसके लिए होता है कि वो टीचर से कनेक्ट कर सकता है, डाउट सॉल्व कर सकता है। लेकिन मेरे लिए था कि टीचर्स कैसे अवेलेबल होंगी, डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। लेकिन एलएन के प्लेटफॉर्म में आके मुझे रियलाइज़ हुआ, मेरी मिथ हट गई कि वो
1 to 1 तो होता ही था, कॉल पे कब मतलब टेक्स्ट कर दो, कॉल पे बात कर लेते थे, आपके डाउट आपने सॉल्व कर देते आपके डाउट्स। तो मतलब इन जनरल बहुत सपोर्ट किया टीचर्स ने, मतलब ये शिकायत नहीं है कि टीचर्स अवेलेबल नहीं। मतलब कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा बहुत स्ट्रांग थी। So, Adya, looking back, what would you do differently and tell our class 12th students to do? एज अ स्टूडेंट मुझे लगता था कि मुझे पहले एलन ऑनलाइन और जल्दी ज्वाइन कर लेना हो चाहिए था, जिससे मेरी रैंक और अच्छी हो सकती थी। Okay, but better late than never, right? Okay. So, Bhavya, now you tell me, इस पूरी जर्नी में आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। अगर स्पेशली अगर आप 13th बैच में हो तो आपके पास वो सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक ड्रॉप ईयर लेने का सोच रहे हो, यानी कि आपको और बेटर रैंक चाहिए, तो उसमें नेगेटिविटी भी आती है एंड लगता भी है कि हो पाएगा इस साल भी कि नहीं। तो उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा जब मतलब जैसा जैसा कहा कि ये चाहिए या एलन ऑनलाइन में एनरोल कराना है, तो विद इन 6 आवर्स मम्मी पापा ने डिसाइड करके फ़ीस वगैरह पे कर दी कि अब यहाँ से स्टार्ट करो। एंड 2 डेज़ के अंदर क्लासेस भी शुरू हो गई थी। तो जब जैसे कई बार दिक्कत आती थी, रोना आता था, तो मम्मी पापा सुन लेते थे, बोलते थे कि टीचर से बात करो, या खुद समझाते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं कर सकते हो। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन होता है। बट कई बार ऐसी जगहें आती हैं, फेज़ आता है कि जब आपका सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन भी चाहिए होता है, और वो टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स का हो, तो वो और ज़्यादा जल्दी आप बच्चा रिकवर कर पाता है और वापस से अपने सेल्फ मोटिवेशन पे काम कर पाता है। Absolutely. Now, Adya, you tell me, accuracy और speed, ये दोनों चीज़ें कैसे improve हुई with time? सो एलन ऑनलाइन ऐप है, उसने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। कस्टम प्रैक्टिस और इम्प्रूवमेंट बुक 2 सेक्शंस थे, जिसमें हम लोग अपने वीक टॉपिक्स या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के अकॉर्डिंगली चैप्टर सेलेक्ट करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते थे। फिर उसमें वो हम लोग को करेक्शंस बताते थे, उसको फिर से अटेम्प्ट कर सकते थे, जिससे जो गलतियाँ हुई उसको सुधार के आगे बढ़ सके हम लोग। ग्रेट। सो ये कस्टम प्रैक्टिस फीचर को कैसे यूज़ करते थे? जैसे टेस्ट होने वाला है, तो हम लोग को ऑब्वियसली शेड्यूल पता चल जाता था कि इन चैप्टर्स का अगर मान लीजिए टेस्ट होना है, तो हम लोग वो अपना थ्योरी रिवाइज किया, फिर डिसाइड किया कि अब लग रहा है कि इसको प्रैक्टिस करना है, तो पहले कस्टम प्रैक्टिस में वो चैप्टर सेलेक्ट किया, उसका एक टेस्ट बन के आता था, उसको विद इन टाइम के अंदर आप प्रैक्टिस करो, और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट बुक में वो शो कर देता था जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। तो फिर उन टॉपिक्स को आप वापस से कस्टम प्रैक्टिस पे जाके उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उनको भी स्ट्रॉन्ग बना लेते थे। Summing it all up, अगर जेई प्रिपरेशन की जर्नी को एक वर्ड या एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, तो कैसे करोगे आप? फॉर मी इट वॉज सेल्फ मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंट हम लोग तभी रहते हैं जब सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, और एक्सटर्नल मोटिवेशन का भी तो हम लोग पर तभी असर होता है जब आप उस जोन में हो कि आप अपने लिए खुद काम बढ़ के करना चाहो। एब्सोल्युटली। व्हाट अबाउट यू, आद्या? जैसे कि मैंने बताया मैं लिखती थी, तो मैं उसी 4 लाइनों से अपनी बात बताना चाहूँगी। यस प्लीज। जब थे तुम हालातों से हताश, लोग करेंगे बातें हजार, वही लोग करेंगे तुम्हारी तलाश, क्योंकि तुम ही बदलोगे उनके विचार। Wonderful. So it was great having both of you today here with me, and all the very best for your future, and make your family proud, make us proud. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो ये थी आज की कहानी ट्विन सिस्टर्स की। अगर इनकी जेई प्रिपरेशन जर्नी ने आपको मोटिवेट किया हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। एंड फॉर मोर सच इंस्पायरिंग स्टोरीज, like and subscribe to Alan J YouTube channel. Thank you.